अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट लेक्चर से बिल्कुल मुत्तसिल रहेगा। और लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था कंसीडरेशन। थोड़ा सा उसका मैं बैकग्राउंड भी आपको बताना चाहूँगा कि देखें कंसीडरेशन क्या होता है। इस वक्त हम बिजनेस लॉ की क्लास ले रहे हैं, राइट? तो बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मुआहिदा। बिजनेस लॉ है तो इस लॉ का ताल्लुक किस चीज से जी? कानून, बिजनेस से इसका ताल्लुक है। अब लॉ के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ एसेंशियल्स होते हैं। उनमें से एक जो एसेंशियल होता है हमारा, वो होता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है? एक लॉ के अंदर जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज कंसीडरेशन। पहले हम कंसीडरेशन पढ़ेंगे और फिर हम आज के सवाल पे आएंगे। कंसीडरेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अभी थोड़ा सा मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंसीडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसीडरेशन। बदले में जो चीज दी जाए उसे कंसीडरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। बदले में जो चीज दी जाए दैट इज व्हाट? दैट इज कंसीडरेशन। यानी कि लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी से मुआहिदा कर रहे हैं और अगर आप उसे कुछ दे रहे हैं, अगर बदले में वो आपको कुछ नहीं दे रहा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कि अगर आप किसी के काम नहीं आ रहे, वो आपके काम क्यों आ रहा है? लॉ ये कहता है कि भाई वो भी आपके किसी काम नहीं आएगा जब आप उसके किसी काम नहीं आ रहे। यानी कि देयर इज अ नीड ऑफ कंसिडरेशन। बदला कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रहा हो। मिसाल के तौर पर आपने किसी से बुक खरीदी। जब आपने किसी से बुक खरीदी तो आपने उससे बुक ले ली और बदले में पैसे दे दिए। तो बुक जो आपके पास आ गई पैसों के बदले में आपके पास बुक आ गई, तो बुक आपके लिए कंसिडरेशन। और जो बुक सेलर था उसके पास से बुक चली गई और बदले में उसके पास पैसे आ गए तो उसके लिए कंसिडरेशन पैसा हो गया। यानी कि कंसिडरेशन का होना लॉ में क्या है? जरूरी है, ठीक है ना। अब कानून किस लिए बनता है? कानून एक दूसरे की हिफाजत के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं। तो ये तो था हमारे लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाहा कि कंसिडरेशन क्या होता है, बदले को कंसिडरेशन कहा जाता है। अच्छा जी, आज का जो सवाल है, रजिस्टर और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आप साथ साथ जो है वो सवाल लिख लें। डिफाइन एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। डिफाइन एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। ये हमारा आज का सवाल है। ये 10 नंबर का सवाल है। 2013 में ये आया है, 17 में, 14 में, मुख्तलिफ ईयर्स में ये सवाल इस चैप्टर का आया है, कंसिडरेशन के चैप्टर का। तो डिफाइन एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, ये आप सवाल लिखेंगे। उसके बाद आप एक मेन हेडिंग डालेंगे, दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, राइट। ये मेन हेडिंग है हमारी, एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। ये हेडिंग डाल दीजिए, एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। एक्सेप्शंस जैसा कि लफ्ज आप इस लफ्ज से फैमिलियर हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं इस लफ्ज को। एक्सेप्शंस किसे कहते हैं? एक्सेप्शंस कहते हैं इम्यूनिटी को और इस्तिस्ना जिसे हासिल हो जाए, ठीक है ना। लॉ ने, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लॉ के अंदर बदला बहुत जरूरी होता है, बदला लाजमी होता है, ठीक है ना। समथिंग इन रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत आपको जरूर देनी होगी। लेकिन कानून ये कहता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर भी कोई ना कोई मुआहिदा हो सकता है, ठीक है जी। मोहब्बत की बुनियाद पर, लिहाज की बुनियाद पर, रहम की बुनियाद पर भी कुछ ऐसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे मुआहिदे हो सकते हैं जिसके अंदर कोई भी जो है वो बदला ना हो, राइट। बहुत सारे ऐसे मुआहिदे हो सकते हैं जिसमें बदला ना हो, ठीक है ना। तो वो हम पढ़ेंगे। कानून ने खुद डिफाइन किया है कि अगर ये रिश्ते हो तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बगैर कंसीडरेशन के हो सकता है, बगैर किसी बदले के। इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है जी? हो सकता है। अच्छा, अब हेडिंग आपने डाल दी है, एक्सेप्शंस टू कंसीडरेशन। पहला जुमला लिखेंगे, फॉलोइंग आर द
लिखिए साथ साथ, फॉलोइंग आर द exceptions to consideration as defined by Contract Act 18 1872। ठीक है ना। नए सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक टॉपिक है, उसके अंदर 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में से हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है ना, उसके बाद हमने ऑफर पढ़ा, फिर हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, फिर हमने कंसिडरेशन पढ़ा। तो ये उसका चौथे चैप्टर का एक सवाल इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, कंसिडरेशन, राइट। Following are the exceptions to consideration as defined by Contract Act 1872। Contract Act 1872 एक कानून बनाया गया जो कि बर्तानिया ने बेसिकली बनाया था। बर्तानिया ने ये सन 1872 में ये कानून बनाया था, राइट। अब फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन एज डिफाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जुमला लिखने के बाद आप पहली सब हेडिंग डाल देंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग। यानी कि लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन पाया जाता है, राइट, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन पाया जाता है, तब यह पॉसिबल है कि बगैर कंसीडरेशन के भी कोई मुआहिदा हो जाए। अगर उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं होगा, देन इट इज पॉसिबल कि विदाउट एनी कंसीडरेशन कोई मुआहिदा हो जाए। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स और उनकी औलाद, ठीक है ना। तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे जो होते हैं, औलाद माँ बाप के, माँ बाप इनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, ठीक है ना। और ये चाहे कोई भी मजहब, कोई भी जबान बोलने वाला शख्स हो, ये बात पे पूरी दुनिया मुत्तफक है। इसलिए ये पूरी दुनिया में कानून इस वक्त जो है वो राइज है कि अगर माँ बाप और मान के औलाद अपने माँ बाप के लिए कर रही हो, या माँ बाप अपने औलाद के लिए अगर कोई मुआहिदा कर रहे हैं, तो बगैर किसी बदले के हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं जो है, मेरा एक बेटा है जिसका नाम हसन है, और मैं उसको ये कहता हूं कि भाई मैं आपको ये 2 लाख रुपए फला तारीख को दूंगा। अब मैंने उस लिखा मुआहिदे के अंदर एक मुआहिदा हो गया, बाप ने बेटे से मुआहिदा कर लिया कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, जबकि बेटे ने बदले में कुछ नहीं कहा कि वो क्या करेगा 2 लाख के बदले में। यानी कि एक तरफ से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? बिकॉज देयर इज अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज इन्वॉल्व। क्योंकि माँ बाप और औलाद के दरमियान एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिश्ता कायम होता है, ठीक है जी। इसलिए क्या होगा, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों में मुआहिदा हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब कानून ने रिश्ते बता दिए, एक तो मैंने आपको बता दिया माँ बाप औलाद, ठीक है जी। अब दूसरा रिश्ता सुने, हस्बैंड एंड वाइफ। अमूमन इनमें भी काफी हद तक मोहब्बत होती है, और ये एक दूसरे के लिए भी बगैर किसी जो है फायदे के कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है ना। वैसे ये हकीकत है कि सबसे ज्यादा जो कपल के हवाले से अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा जोक्स जो है वो वाइफ के ऊपर बनते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। हकीकत दरअसल कुछ और होती है भारत। तो बगैर किसी कंसिडरेशन के दोनों में कोई भी मुआहिदा हो सकता है। बहन भाई में मोहब्बत होती है, भाई भाई में, बहन बहन में, ठीक है जी। अब इससे बाहर आ जाए, फ्रेंड्स में, क्लोज फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपसे, आपके भाइयों से बढ़कर आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। अच्छा, और भी कुछ दीगर है, हमारे कुछ कजन्स हो सकते हैं आपस में जिनके दरमियान ऐसे हों। अच्छा, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट provide exception in making any contract. Government provide exception in making any contract for consideration if
there is natural love and affection involved in it. For this purpose, government itself has defined certain relationships in which exceptions are provided. The government provide exception in making any contract for consideration if there is natural love and affection involved in it. For this purpose, government itself has defined certain relationships in which exceptions are provided. Few examples are as follows. Few examples are as follows. अब कुछ examples लिखेंगे हम. A, husband and wife. B, parents and children. C, siblings. D, close friends. मुआहदे में लिखना होगा कि मेरा क्लोज फ्रेंड है. आपको लिखत में मानना होगा कि फला बंदा जो है ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, तब ये आपको इम्यूनिटी मिलेगी, वरना ये इम्यूनिटी आपको नहीं मिलेगी दोस्त की सूरत में. ऐसे देखें, हस्बैंड एंड वाइफ निकाहनामे से साबित हो जाएगा, माँ बाप औलाद हर चीज साबित हो जाएगी, बहन भाई साबित हो जाएगा, फ्रेंड साबित नहीं हो सकता डॉक्यूमेंट से. इसलिए जब भी आपका मुआहदा हो रहा होगा और आप सिर्फ उससे दोस्ती की मोहब्बत की बुनियाद पर अगर बगैर किसी बदले के कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बगैर किसी कंसीडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर आपको ऐसा करना होगा. राइट. तो ये तो हो गई पहली हेडिंग. अब हम बढ़ेंगे दूसरी हेडिंग की जानिब. कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. ठीक है ना. ये हेडिंग डाल दें दूसरी. कॉन्ट्रैक्ट contract to compensate past voluntary services. बेटा ज्वाइन विद ऑडियो करो तो आवाज आएगी आपको. ज्वाइन विद ऑडियो नहीं किया होगा. अच्छा जी. तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज सुनिए, होता क्या है, आजकल हालात आप देख रहे हैं. ठीक है. कोरोना वायरस की वजह से जो स्टॉल लगाने वाले, जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार में जो स्टॉल लगाने वाले स्पेशली लोग थे, ठीक है ना, उन लोगों के हालात जो वो बहुत ही, हेडिंग आपको नजर आनी चाहिए, पहली हेडिंग दिखाऊं. अच्छा, कोई भी किसी को सवाल करना वो चैट में आप लिख सकते हैं. ठीक है ना. पहली हेडिंग थी कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और ये दूसरी हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस. ये मैं आपको बता रहा हूँ. तो मैं ये कह रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे जो कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं. अब जो बहुत सारे कारोबार बंद हो गए, सही है, अब उसमें क्या हो रहा है कि लोग उनके घरों पे राशन दे रहे हैं. मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि यार जुम्मा बाजार में ये बेचारा स्टॉल लगाता था और इसके घर पे इस वक्त जो है हालात सही नहीं है, इसके घर में खाने को नहीं है. मैंने क्या किया, मैंने 20,000 रुपए का राशन उसके घर में डलवा दिया. मैंने ये क्या किया, ये वॉलंटरी सर्विस, मुझे रहम आया, मैंने देखा उसके घर पे खाने को नहीं है, मैंने देखा उसके घर पे खाने को नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई मैंने उसके घर पे खाने को पहुंचा दिया. उसने मुझे कहा नहीं, मुझे रहम आया. तो जब कोई काम खुद से किया जाए तो उसे वॉलंटरी कहते हैं. वॉलंटरी क्या होता है, जो काम खुद से किया जाए. मैंने खुद से ये काम किया तो इसलिए ये क्या हो गया, ये वॉलंटरी हो गया. सही. अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं.
दूसरी हेडिंग जो है हमारी वॉलंटरी। वॉलंटरी आई होप समझ में आपकी बात आई होगी। वॉलंटरी किसे कहते हैं? जो आप रजाकाराना तौर पर या खुद से करते हैं। अब उसने राशन डलवाने को नहीं कहा था, लेकिन मैंने खुद से किया तो ये वॉलंटरी हो गया। अच्छा, अब लेट सपोज हालात चेंज हुए, फिर जो है वो बाजार खुल गए, फिर उसने बाजार लगाया। जब उसने बाजार लगाया तो उसके पास इतने पैसे आने लगे कि वो मुझे वापस दे पाए, ठीक है ना। अब उसके पास इतने पैसे आ गए और उसने वो क्या किया, उसने कहा, मुझे फोन किया, सर ये आपके पैसे हैं जो आपने फला टाइम पे मेरे बुरे हालात के वक्त जो आपने राशन डलवाया था, मैं उसके पैसे देना चाहता हूं। देखिए, क्या मैंने पैसे मांगे? नहीं, मैंने उससे पैसे नहीं मांगे, वो खुद से आकर मुझे पैसे दे रहा है। क्या कानून उसके ऊपर पैसे वाजिबुल अदा निकलते हैं? द आंसर इज अगेन नो, बिल्कुल उस पर पैसे वाजिबुल अदा भी नहीं निकलते। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो जो है पैसे दे, लेकिन उसने, उसके जमीर ने उसको कहा कि नहीं यार मुझे पैसे देने चाहिए। कानून उस पर आयद नहीं होते, शर्म भी उस पर आयद नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कह रहा नहीं, मेरा तो ये फर्ज बनता है कि अब मेरे हालात बेहतर हो गए तो मैं उसके पैसे दे दूं ताकि वो किसी और की मदद कर दे, ठीक है भाई। अब दिस इज कॉल्ड के कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। कि माजी में किसी ने आपके साथ आपके बुरे वक्त में, माजी में किसी ने आपके साथ आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया, आप आज जाकर उसको अगर पैसे देते हैं तो ये उसकी कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चाहें तो दे सकते हैं। तो ये है, इसमें भी कंसिडरेशन का होना लाजमी नहीं है। अगर वो पास्ट वॉलंटरी सर्विस के आज वो अगर पैसे दे रहा है तो जो पैसा रिसीव कर रहा है वो भी कुछ उसको दे, जरूरी नहीं। और अगर ये भी लिखत पढ़त में बात आ जाए तो एक तरफ से कंसिडरेशन इसमें होगी और दूसरी तरफ से इसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, राइट। तो अब लिखना शुरू करते हैं। इफ a person wants to pay off for any voluntary service that is made up in past, that is made up in past, comma, it also provided in exceptions of consideration. Lawfully, he is able to make such contract. Lawfully, he is able to make such contract, right? अच्छा, देखें, कोई हेडिंग अगर आपने नहीं लिखी है तो आप बाद में, मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको सेंड करूंगा सबको। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है तो इसका भी एक लिंक आपको मिलेगा, आप बाद में दोबारा इस वीडियो को सुन सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। If a person wants to pay off for any voluntary service that is made up in past, it also provided in exceptions of consideration, lawfully is able to make such contract. इसका मतलब ये है कि अगर रजाकाराना तौर पर अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी है जो माजी में कोई अच्छा काम आपके साथ किसी ने किया था, आज अगर आप उसको पे ऑफ करना चाहते हैं तो दिस इज पॉसिबल, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक एग्जांपल हमें लिखनी होगी, ठीक है ना। इसकी हम एक एग्जांपल लिखेंगे, तो कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा एग्जांपल, कैपिटल लेटर में लिखिएगा जी एग्जांपल। मिस्टर एसन paid 1 lakh of medical expenses वन लाख फॉर करते हैं इसको,
for medical expenses of Mr. Salim voluntarily. वॉलंटरली, वॉलंटरली मतलब रजाकाराना तौर पर उनको 1 लाख रुपए उन्होंने एक गरीब की मदद कर दी। सलीम साहब एक गरीब आदमी थे, सलीम साहब अपने जो मेडिकल के खर्चे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हुआ, एहसन साहब ने वो पैसे अदा कर दिए वॉलंटरी रजाकाराना तौर पर। सलीम ने कहा नहीं कि मेरे खर्चे के पैसे दो या मेरे ये खर्चा पूरा मेरा बर्दाश्त करो, सलीम ने नहीं कहा, उसने खुद से किया रजाकाराना तौर पर, इसलिए सलीम पर ये वाजिब अदा नहीं होते। बट after few months, Mr. Salim promised to return this contract as without consideration. This contract is without consideration. यानी कि मिस्टर एहसन ने 1 लाख दिए थे मिस्टर सलीम के उनके गुर्बत के दौर में। अब मिस्टर सलीम के हालात चेंज हुए, जैसे मेरे पास तो वो ड्रामा था उसके अंदर दानिश के जिस तरह हालात चेंज हुए थे, इस तरह सलीम साहब के भी हालात अचानक से चेंज हो गए। अब इन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं पैसे आपके वापस अदा करूंगा। अगर वो मुआहदा करता है, एहसन को फोन कर कहता है कि मैं आपके पैसे दूंगा, फला तारीख को दूंगा, अगर वो ये मुआहदा करता है तो ये मुआहदा कौन सा मुआहदा कहलाएगा? ये एक ऐसा मुआहदा कहलाएगा जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन। इस मुआहदे को भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन कहा जाता है, राइट। आई होप से आपने लिख लिया होगा। तो पहली हेडिंग जो थी मैं दोबारा बताना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये थी हमारी पहली हेडिंग, राइट। और जो दूसरी हेडिंग है हमारी वो है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये दूसरी हेडिंग थी हमारी। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरी हेडिंग की जानिब। देखें, लॉ में जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बेटा, आप लोगों की जिंदगी तवील है अभी माशाल्लाह से, और कानून के अंदर जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके काम में जरूर आएंगी। आज मैं ऑफिस गया था, ठीक है, तकरीबन आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोन देते हैं, हमारा ऑफिस है जी, हम सरकारी बुनियादों पर सस्ते लोन देते हैं। तो एक शख्स था, उसका नाम था इम्तियाज शाह। 17 अप्रैल जो अभी 4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। तो उससे मेरी बातचीत रहती थी। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। वो और उसकी बीवी 2 बंदे। अच्छा, बाकी सारे भाई उसके निकम्मे थे, वो नहीं कमा सके ज्यादा। तो सारे भाई की उसकी दौलत पर नजर थी कि इसके बच्चे नहीं तो हमारे बाकी सबके बच्चे थे, ठीक है ना। तो वो मेरे पास आता था, मुझे पता था कि मेरी बीवी के साथ पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे बाद ऐसा वैसा। बहरहाल उसकी डेथ हो गई। अब उसकी वाइफ जो है वो नहीं जानती कि किस तरीके से वो, जबकि जो हक है शौहर की तमाम चीजों पर उसकी बीवी का हक होता है, लेकिन वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, अब पता नहीं वल्लाह आलम वो क्या करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्योंकि हमारे ऑफिस में, तो इंशाल्लाह मैंने ये माइंड बनाया कि मैं तो उसकी बीवी को ही 12 हैंड ओवर करूंगा। तो ये लॉ के अंदर जब आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, यकीन करें कभी ना कभी आपकी जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट्स जरूर काम आएंगे, राइट। अच्छा, तो बात बहरहाल आगे बढ़ाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टू पे टाइम बार्ड डेट्स, ये हेडिंग डाल दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट टू पे टाइम बार्ड डेट्स। सबसे पहले अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टाइम बार्ड डेट्स क्या होते हैं। एक टाइम बार्ड डेट्स उनको कहा जाता है कि जो आपने किसी को उधार दिया हो और उसे 1096 डेज गुजर गए हों लेकिन आपने उससे पैसों की डिमांड ना की। मिसाल के तौर पर आज 21 अप्रैल 2020 है, मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दे दिए। 21 अप्रैल 2020 से 2021, 2022, 2023 3 साल हो गए, यानी कि 1096 दिन हो गए। अब अगर मैं 2024 में जाकर आपसे बोलूं
कि वो जो मैंने 2020 में 1 लाख रुपए दिए थे वो आप मुझे वापस करें, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? आप ये कह सकते हैं क्योंकि उन पैसों को 3 साल गुजर गए, क्योंकि उन पैसों को 3 साल गुजर गए, अब मैं आपके वो पैसे देने का वाजिबुल अदा या कर्जदार नहीं हूं। क्योंकि कानून ये कहता है कि जब जो है वो पैसों को अगर इतना वक्त गुजर जाए, जब जो है वो पैसों को इतना वक्त गुजर जाए कि 3 साल पूरे पूरे गुजर जाए, उसके बाद वो वाजिबुल अदा नहीं रहते। यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी में कभी किसी को उधार दें तो उससे आपने हर महीने डिमांड करते रहनी है, और उसका एविडेंस भी अपने पास रखना है कि मैंने फला दिन से मांगा, मैंने फला दिन से मांगा। अगर आप उससे बार बार डिमांड करते रहेंगे, अगर आप उससे बार बार डिमांड करते रहेंगे तो वो हमेशा वाजिबुल अदा रहेगा। अगर आप उससे डिमांड करते रहेंगे तो वो हमेशा वाजिबुल अदा रहेगा। अच्छा, लेकिन वाजिबुल अदा रहेगा, लेकिन अगर आपने डिमांड नहीं करी 3 साल तक तो वो बस 3 साल बाद वाजिबुल अदा नहीं रहेगा और क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट टू पे टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट समझ में आ गया? ऐसा वाजिबुल अदा कर्ज जिसको 3 साल से ज्यादा हो चुके। ठीक है जी। अच्छा, तो टाइम बार्ड डेट आपके समझ में आ गया। 3 साल गुजरे, अब वाजिबुल अदा नहीं रहता, अब उसे मांग नहीं सकते। ठीक है ना। अब फिर भी क्या होता है? अब एक मिसाल देते हैं जी। काशान नामी एक बंदा है, एक चैट में भी वो कुछ लिख भी रहा था, मैंने देखा, जवाब दूंगा अभी। काशान ने एक सवाल भी कर दिया है, सवाल पढ़ता हूँ। सर अगर कोई हमसे 3 साल का टाइम मांगे तो तब भी नहीं रहेगा? अच्छा, इसका जवाब ये है कि ड्यू डेट से 3 साल, मिसाल के तौर पर अगर 3 साल बाद ड्यू हो रहा है तो अगले 3 साल बाद वो कारी टाइम बार्ड पर चली जाएगी। एक बात हो गई। लेकिन बीच में आप बार बार मांगते रहेंगे तो जिस दिन आपने मांगना छोड़ा वहां से लेकर 3 साल ऐसे जिसमें आपकी कोई कम्युनिकेशन अगर ना हो उसे टाइम बार्ड डेट्स कहते हैं। अब लेट्स सपोज एक बंदा था जिससे मैंने उधार पैसे ले लिए 1-2 लाख रुपए, और हालात बदले, अचानक उसे मुल्क से बाहर जाना पड़ा, वो कनाडा बर्तानिया कहीं चला गया। अब वो लौट कर जब आया तो 3 साल से भी ज्यादा का अर्सा गुजर चुका, तो फिर वो लौट कर आया और फिर आगे कह रहा कि भाई मैंने आपको 2 लाख रुपए उधार दिए थे। तो अब मैं क्या कहूंगा कि भाई वो तो 3 साल हो गए, अब तो मैंने आपको नहीं देने का। लेकिन अब मेरा जमीर कह रहा है कि देखो मैंने इसको कर्जा दिया हुआ है, ये दुनियावी कानून कहता है कि आप पर वाजिबुल अदा नहीं है, लेकिन फिर मुझे रोजे आखिर मुझे इसको पैसा देना होगा। अगर किसी के जहन में ये बात आती है और वो खुद कहता नहीं यार मैं आपके पैसे दूंगा, देखिए वो तो टाइम बाढ़ गया, अब वाजिबुल अदा नहीं रहा, अब तो वाजिबुल अदा नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर वो खुद से कहता है कि नहीं मैं जो है आपको देना चाहता हूं और मैं आपको दूंगा, राइट, तो फिर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट टू पे टाइम बार्ड डेट, तो लिखना शुरू करें जी। इफ एनी amount that was payable and became time barred. If any amount that was payable and became time barred, then it will no more lawfully payable। यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो वाजिबुल अदा था लेकिन अगर वो टाइम बार्ड हो गया तो अब वो वाजिबुल अदा नहीं रहा कानूनी तौर पर। एनी अमाउंट will be time barred if the lender did not contact the borrower for recovery
within 1096 days or 3 years. Any amount that was payable and become time barred, then it will no more lawfully payable. कोई भी अमाउंट जो टाइम बार्ड हो गया है अब वो कानूनी तौर पर पेएबल नहीं रहा. Any amount will be time barred if the lender did not contact the borrower for recovery within 1096 days. ऐसा लगेगा यहाँ पर days और 3 years. यानी कि कोई भी अमाउंट टाइम बार्ड हो जाएगा अगर 1096 दिन तक 3 साल तक उधार देने वाले ने उधार लेने वाले से कांटेक्ट नहीं किया. किस लिए कांटेक्ट नहीं किया? फॉर द रिकवरी. अच्छा, एक जुमला और लिखना होगा हम इसमें. इफ द borrower voluntarily wants to pay off the debts, then it is a contract without consideration. अगर वो फिर भी वॉलंटरी पे ऑफ करता है तो ये क्या कहलाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन कहलाएगा. If the borrower voluntarily wants to pay off the debts, wants to pay, ये लिखेंगे यहाँ पर pay off the debts, then it is a contract without consideration. तो ये हेडिंग नंबर 3 की बात पूरी हो गई. अच्छा, एक बच्चे ने मैसेज किया कि हम सवाल कैसे कर सकते हैं. तो बेटा उसका मैं जवाब दे दूं कि आप चैट में सवाल कर सकते हैं. बेटा आप चैट में भी सवाल कर सकते हैं. चैट का ऑप्शन आता है जूम के अंदर और अपना माइक अनम्यूट करके भी आप बीच में बोल भी सकते हैं. वैसे बेहतर है कि आप चैट में जो है वो सवाल लिखकर सेंड कर दें ताकि मैं मौका देकर आपके साथ साथ सवाल का जवाब भी दे दूं. अच्छा जी, अब हेडिंग नंबर 3 पर जाएंगे. 4, हेडिंग नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट. ठीक है ना. देखें गिफ्ट क्या होता है? तोहफा. शरीयत ये कहती है कि तोहफा देना और लेना चाहिए. और कंसिडरेशन डिफाइन कर दो बेटा. कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन. बीच में एक सवाल आया उसका जवाब दे रहा हूँ. समथिंग यानी कि बदला जो होता है किसी भी चीज की कीमत जो होती है वो कंसिडरेशन होती है. इसके अलावा आपके ग्रुप में आप मुझे सवाल कीजिएगा, थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं काफी डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ. ठीक है ना. अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ गिफ्ट की. गिफ्ट क्या होता है जी? गिफ्ट कहते हैं तोहफे को. अच्छा, अगर कोई आपको तोहफा दे या आप किसी को तोहफा दें, चले ये वाली मिसाल ज्यादा अच्छी है. भाई किसी की बर्थडे थी, आपने उसे गोल्ड की रिंग दी. अब वो बदले में आपको वो भी गोल्ड की रिंग दे, क्या जरूरी है? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है. ठीक है ना. तो भाई गिफ्ट के बदले गिफ्ट दिया जाए जरूरी नहीं होता. तो गिफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुम्हें फला चीज गिफ्ट करूंगा, बदले में वहां से कुछ हो जरूरी नहीं है, बल्कि अमूमन गिफ्ट के बदले में गिफ्ट होता ही नहीं. ठीक है ना. तो आप हो सकता है मिसाल के तौर पर आप किसी की शादी में जाते हैं, गिफ्ट देते हैं. मैं एक बंदे की शादी में गया, मैंने 5000 रुपए का लिफाफा दिया. वो मेरी शादी में आता है और 500 का लिफाफा देता है. पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है जी. तो ना ही गिफ्ट में बराबरी देखी जाती है. अगर आप किसी की बर्थडे पर, भाई काशान की बर्थडे हुई या शहरियार की बर्थडे हुई, हमने बड़े जोशो खरोश से मनाया, पूरी मेहरान आइसक्रीम पे लेके सबको हमने आइसक्रीम खिलाई. जब हमारी बर्थडे हुई उन्होंने हमें मैसेज भी नहीं किया. पॉसिबिलिटी है. ठीक है ना. तो अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप भी उसे क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे. ऐसा जरूरी नहीं. अच्छा जी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट की बात आपने सुन ली. तोहफा एक तरफा होता है, दो तरफा कभी भी तोहफा नहीं होता. इखलाकन ये है कि अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप उसे कुछ ना कुछ आपको भी जरूर देना चाहिए. कम से कम इज्जत तो जरूर देना ही चाहिए. ठीक है ना. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट. लिखना शुरू करें जी. A contract of gift is normally a
यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म यूज की है मैंने। A contract of gift is normally a unilateral contract. Unilateral किसे कहते हैं? One sided contract, एक तरफा मुआहदे को one sided contract. तो contract of gift is normally a unilateral contract. One sided contract होता है, एक तरफा मुआहदा होता है, ठीक है जी। It is not necessary that the person who is receiving gift will also return the same or any other gift in consideration of your gift. अब सुनिए जी, a contract of gift is normally a unilateral contract. एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब एक तरफा होता है, एक तरफा होता है। It is not necessary that the person who is receiving the gift will also return the same or any other gift in consideration of your gift. आपके बदले में कोई वो दूसरा गिफ्ट देगा, ऐसा जरूरी जो है वो नहीं है, ठीक है ना। A contract of gift is normally a one-sided contract. ये क्या होता है? ये भी एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट होता है, गिफ्ट का एक तरफा होता है, एक ही तरफ, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर इस सवाल को रोकेंगे और लॉ की अगली क्लास में जो है हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे, राइट। अच्छा, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में आपको नजर आएगा आगे की